चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच होने वाली ये दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता है जो इस बार तमिलनाडु के मामल्लपुरम में होनी है। 2 दिन की अपनी इस यात्रा में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे, कई मसलों पर बात भी करेंगे, साथ ही कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोपहर करीब 2 बजे चेन्नई पहुंचेंगे, जहां से वो मामल्लपुरम के लिए रवाना होंगे। यहां पर ही शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी चाय पर आपस में मिलेंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। चीनी राष्ट्रपति के इस दौरे के लिए पहले से कोई तय एजेंडा नहीं है। इसके बावजूद इस बैठक में आतंकवाद, बिजनेस और सीमा विवाद जैसे बड़े मुद्दों पर कोई फैसला हो सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत के लिए तमिलनाडु के मामल्लपुरम शहर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चेन्नई में मुलाकात के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मामल्लपुरम की ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए मामल्लपुरम शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चेन्नई में भी चीन के राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अपने भारत दौरे पर चीन के राष्ट्रपति चेन्नई के एक स्कूल में भी जाएंगे, जहां उनका स्वागत बिल्कुल अनूठे अंदाज में किया जाएगा। 4000 से ज्यादा बच्चे चीनी भाषा में उन्हें स्वागत कहने के लिए उनके नाम की आकृति बनाएंगे, जिसकी उन्होंने रिहर्सल भी की। Welcoming him by making a huge formation with his name Xi Jinping. More than 4,000 students have participated with great enthusiasm. चीनी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए चेन्नई एयरपोर्ट को भी खास फूलों और केले के पत्तों से सजाया गया है। चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर मामल्लपुरम में भी खास तैयारियां की गई। चेन्नई में मुलाकात के बाद पीएम और चीनी राष्ट्रपति मामल्लपुरम की ऐतिहासिक धरोहरों को देखने जाएंगे और वहां उनके बीच कई मुद्दों पर बातचीत होने की भी उम्मीद है। और ये मुलाकात ऐसे वक्त में होने जा रही है जब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर चीन को भारत के खिलाफ उकसाने में जुटा है। हालांकि शी जिनपिंग के भारत दौरे से पाकिस्तान की कोशिश को झटका लग सकता है, क्योंकि शी जिनपिंग पीएम मोदी के न्योते पर भारत आ रहे हैं और उनका यह भारत दौरा पूरी तरह से अनौपचारिक होगा। अपने 2 दिन के भारत दौरे पर चीन के राष्ट्रपति चेन्नई और तमिलनाडु के ऐतिहासिक मामल्लपुरम शहर जाएंगे। मामल्लपुरम शहर और चीन के बीच 1700 साल पुराना रिश्ता है, जब पल्लव राजवंश के शासकों और चीन के बीच रक्षा संबंध थे। यही नहीं, चीन के मशहूर बौद्ध भिक्षु शुआनजांग भी मामल्लपुरम आए थे और कहा जाता है कि उन्होंने वहां मंदिरों के दर्शन किए थे। चीन के राष्ट्रपति भी मामल्लपुरम में पीएम के साथ 3 ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करेंगे। चीन के तिएनजिन में आयोजित इंटरनेशनल हेलीकॉप्टर एक्सपो में हेलीकॉप्टरों ने हैरान करने वाले करतब दिखाए। इस हेलीकॉप्टर एक्सपो में 18 देशों की कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने हेलीकॉप्टर उड़ाकर दिखाए। इस दौरान चीन ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर का भी प्रदर्शन किया। इस हेलीकॉप्टर ने बेहद हैरान करने वाला स्टंट दिखाया। अटैक हेलीकॉप्टर हवा में एक ही जगह उड़कर गोल गोल घूमने लगा। इस एक्सपो में कुछ दूसरे हेलीकॉप्टरों ने भी बेहद खतरनाक करतब दिखाए। आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टरों का तालमेल देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के समय पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मिसाइल टेस्ट से पहले पाकिस्तानी सेना ने 10 से 12 अक्टूबर तक NOTM यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जिसमें कराची एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट के रूट बदलने के लिए कहा गया है। इसके अलावा विमानों को जमीन से 26,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। खबर है कि कराची के पास सोनमियानी टेस्ट रेंज में पाकिस्तानी सेना मिसाइल का टेस्ट कर सकती है। इससे पहले अगस्त में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद कराची एयरपोर्ट पर नो टाइम जारी किया था। फिर सोनमियानी टेस्ट रेंज से ही जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल गजनवी का टेस्ट किया था। पंजाब में फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर पर लगातार चौथी रात पाकिस्तान की तरफ से आया ड्रोन देखा गया, जिसके बाद BSF अलर्ट हो गई। पाकिस्तान का ड्रोन देखे जाने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को दिए गए JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को अपग्रेडेड रडार और विमान देने से भी मना कर दिया। बताया जा रहा है कि भारत को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान मिलने के बाद से ही पाकिस्तान घबराया हुआ और उनसे मुकाबले के लिए उसने चीन से JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने और नए रडार सिस्टम की मांग की। लेकिन चीन ने पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था को देखते हुए उसकी दोनों मांगों को खारिज कर दिया। JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया। पुलिस ने रणबैक्सी के पूर्व CEO मलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 2300 करोड़ रुपए की फोर्टिस रेलिगेयर धोखाधड़ी मामले में रणबैक्सी के पूर्व CEO मलविंदर सिंह को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया गया।
पाकिस्तान में 12 से 15 अक्टूबर तक पेरिस में होने वाली FATF की बैठक में ब्लैकलिस्ट होने के डर से जमात-उद-दावा और लश्कर से जुड़े आतंकी हाफिज सईद के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र बीजेपी ने टिकट न मिलने से खफा होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे 4 बागी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। रेलवे ने यात्रियों के लिए दिल्ली से जुड़ी आपराधिक शिकायतें दर्ज करवाने के लिए मोबाइल ऐप सह यात्री और वेबसाइट लॉन्च की। यूपी के प्रयागराज में हजारों शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर शिक्षा के निजीकरण समेत 13 मांगों को लेकर सरकार के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। राजस्थान के चूरू में एक निजी स्कूल के 44 बच्चों की जहरीला पानी पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई। सदी की महानायक अमिताभ बच्चन की 77वें जन्मदिन के मौके पर प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने बिग बी के फिल्मी किरदारों पर एक वीडियो बनाकर शुभकामनाएं दी। राजस्थान के उदयपुर में एक बालगृह में अचानक एक जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जिसे काफी मुश्किल से पकड़ लिया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बेकाबू होकर एक बस के पलट जाने से उसमें बैठे 50 यात्री घायल हो गए। पुणे टेस्ट के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 273 रन बना लिए। पुणे टेस्ट के पहले दिन मयंक अग्रवाल ने शानदार शतक बनाते हुए 108 रन बनाए, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने भी 58 रन की पारी खेली। पुणे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली 63 रन और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे 18 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। ब्रिटेन में कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने वहां की लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन से मुलाकात की, जिस पर भारत में घमासान मच गई। इस मुलाकात की तस्वीर खुद जेरेमी कॉर्बिन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि भारत की कांग्रेस पार्टी के यूके के प्रतिनिधियों के साथ अच्छी बैठक हुई, जिसमें कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा की गई। इस मुलाकात के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई, क्योंकि जेरेमी कॉर्बिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करने वाले नेताओं में रहे। बीजेपी ने इस मुलाकात को देश विरोधी कदम बताते हुए कांग्रेस से माफी की मांग की। मिस्टर कॉर्बिन और लेबर पार्टी ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव जारी किया है। वो पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर बातें करते हैं। उन लोगों के साथ बात करने का क्या मतलब है? कांग्रेस को इसके बारे में बहुत स्पष्टीकरण देना चाहिए, और ये जो एक राष्ट्र विरोधी उन्होंने काम किया है, उसके लिए उन्होंने देश की माफी मांगनी चाहिए। जेरेमी कॉर्बिन के साथ मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी के हमलों से इस मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई। इस विषय पे और ऐसे विषयों से जुड़े जो भी बयान हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से दिए जाते हैं दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर नहीं। अगर कहीं भी इस तरह की कोई बात है तो उसको आप स्पष्ट समझ लें कि वो अनाधिकृत है और कांग्रेस पार्टी उसको डिसोन करती है, उसको अस्वीकार करती है। बिहार के हाजीपुर में बाइक चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि लड़का वहां के एक बाजार में बाइक चोरी करने की फिराक में था, लेकिन लॉक तोड़ने के समय बाइक के मालिक ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। मैं गाड़ी बैक साइड खोल रहा था। हाँ। चोर बोले तो नहीं भागा था, हेलमेट चला के उसको फिर हम वहाँ से मारे हैं। हाँ। तब यहाँ से भागा है। उसके बाद लोगों ने इसको घेर लिया वहाँ। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग लड़के को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों ने लड़के को नहीं छोड़ा और उस पर ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसाते रहे। इस बीच मारपीट कर रहे लोग उसे खींचते हुए दूसरी तरफ ले गए और फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने लगे। काफी देर तक लोग लड़के को पीटते रहे। बाद में लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दिवाली से पहले मिलावटी मावे की शिकायत पर गाजियाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों पर छापे मारे और वहां से सैंपल इकट्ठा किए। यही नहीं, दारोला और सरधना इलाके से मावा भी जब्त किया गया है। गाजियाबाद के चौपला इलाके में फूड डिपार्टमेंट ने एक रेड मारी है और यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है, क्योंकि ये खासतौर पर दिवाली का त्यौहार है और इस त्यौहार को लेकर कई शिकायतें मिल रही थी कि चौपला मंडी में जो है मावा और खोया की मिलावट जो है यहाँ पर ज़्यादा है और ये मावा खोया यहाँ पर लाया जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर टीमों ने यहाँ पर सैंपलिंग की है, क्योंकि काफ़ी दिनों से शिकायत मिली थी, जिसके बाद फूड डिपार्टमेंट सक्रिय हुआ और कई जगह पर यहाँ अलग अलग जगह पर चौपला इलाके में ये छापेमारी की जा रही है और खासतौर से सैंपल इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि इस
जो माल है, जो नकली मावा जिसकी शिकायत काफ़ी दिनों से मिल रही थी, उसको लेकर यहाँ पर धरपकड़ की जा सके। अभी सैंपलिंग की जा रही है। वहीं आप ये ट्रैक देख सकते हैं, ये दोराला इलाका जो सरदरा, जहाँ से ये कोया और मावा आता है और भारी तादाद में इसकी बरामदगी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक खराब, पूरी तरह से कहा जाएगा खराब मावा और कोया है। और ये ट्रक में जबकि एक ट्रक के दो ट्रक यहाँ पर आए हैं। और सबसे अहम चीज़ यही है कि ये जो मावा है ये मिठाइयों के लिए खासतौर से इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त जो ये मावा आया है ये खराब मिठाइयों को बनाने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि इस्तेमाल कर रहे थे। और यही वजह है कि काफ़ी समय से शिकायत मिलने के बाद इस रेड को यहाँ पर किया जा रहा है। दीपक बिस, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजियाबाद। तेल कंपनियों ने एयर इंडिया से जल्द पैसे चुकाने को कहा है। तेल कंपनियों ने एयर इंडिया को हर महीने पेमेंट करने की चेतावनी दी और ऐसा नहीं करने पर 18 अक्टूबर से 6 एयरपोर्ट पर फ्यूल रोक देने की धमकी दी। अमिताभ बच्चन ने अपने जन्मदिन के मौके पर ट्वीट करके बधाई देने वाले शुभचिंतकों का धन्यवाद किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में थाईलैंड के विदेश मंत्री से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर मोहर लगाई। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 15 नवंबर से नाइट सफारी के लिए भी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड की पौड़ी में अपने भाई को बचाने के लिए गुलदार से भिड़कर बुरी तरह घायल होने वाली 11 साल की बच्ची राखी का नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेज दिया गया। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के समय कांदिवली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में इस बार दिवाली पर 5,51,000 दीपोत्सव का आयोजन करने की घोषणा की। अयोध्या में 5,51,000 दीपोत्सव का भव्य आयोजन होगा। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के 26वें जन्मदिन पर बीसीसीआई ने ट्वीट करके बधाई दी और उनकी जल्दी ठीक होकर मैदान पर लौटने की उम्मीद जताई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और कजाकिस्तान के सैनिकों ने साझा युद्ध अभ्यास के बाद एक कार्यक्रम में एक साथ हिंदी गाना गाकर सबका दिल जीत लिया। यूपी के महराजगंज में टिकटॉक पर बहन का वीडियो अपलोड करने को लेकर हुए विवाद में लड़की के भाई और उसके दोस्तों ने एक लड़के की बुरी तरह पिटाई कर दी। दिल्ली के पास गुरुग्राम में गायों को ले जा रहे गो तस्करों से पुलिस और गोरक्षकों की मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में एक गोरक्षक बुरी तरह जख्मी हो गया और गो तस्कर भागने में कामयाब हो गए, जबकि करीब 20 से 25 किलोमीटर तक गो तस्करों का पीछा भी किया गया। गुरुग्राम और सोहना के बीच के रास्ते पर गो तस्करों की गाड़ी का पीछा करने का वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो वही गोरक्षक रिकॉर्ड कर रहे थे जो तस्करों के पीछे थे। गो तस्कर एक छोटे ट्रक में थे और पीछे कुछ गाय थी। तस्कर रुके तो नहीं, लेकिन गायों को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। गोरक्षकों ने सड़क पर छोड़ी गई गायों को बचाने के लिए अपने कुछ और साथियों को बुला लिया। गाय फेंक रहे हैं पीछे, बुलाओगे भाई उन्हें, बुला ले, तुम आ जाओ। जो गाय फेंक रहे हैं उनको साइड में करते रहिए, गाड़ी लेके आओ। चल 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 चल, हाँ गाड़ी लेके आओ। गाय फेंक रहे रोड पर, साइड करते रहिए। थोड़ी ही दूरी पर पुलिस का एक बैरिकेड सामने आ गया। पुलिस वाले तो तैनात थे, लेकिन तस्करों को रोक नहीं पाए। जनाब पकड़ा, लगाओ गाड़ी, लगाओ जल्दी आओ। पुलिस का नाका पार करते ही तस्करों के पीछे पुलिस भी लग गई। पुलिस कंट्रोल रूम तक भी खबर पहुंच गई और खास तौर पर गो तस्करी रोकने के लिए बनाई गई पुलिस की एक टीम भी तस्करों के पीछे लग गई। रात के अंधेरे में तस्कर काफी दूर तक गोरक्षकों और पुलिस को दौड़ाते रहे, लेकिन वो रुके नहीं। गो तस्कर गायों को सड़क पर फेंक रहे थे, इसलिए पीछा करने वालों की गाड़ी कभी भी हादसे का शिकार हो सकती थी। चल ऊपर का एक गायर का दे फेंक सके। ट्रक को ओवरटेक करते हुए उसे रोकने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। गोरक्षकों को यह भी डर था कि तस्करों के पास हथियार हो सकते हैं। अरे कोई बात नहीं ना, हमारा ना पत्थर है। आराम से वीडियो बना रहा हूँ, चलता रहे। आराम से कुछ भी ना, चल आराम। गोरक्षकों की गाड़ी मोनू नाम का लड़का चला रहा था। बार बार उसे सावधानी से चलाने की हिदायत दी जाती रही। धड़सट मत मारी, अपनी गाड़ी नुकसान होगा, भाग जाएगी। ट्रक के पीछे के हिस्से का दरवाजा खुला हुआ था, जो थोड़ी ही देर में टूट गया। टूटने के बाद लोहे का दरवाजा सड़क पर गिरा और गोरक्षकों की गाड़ी से टकराने से जरा सा बच गया। आप दौड़ रहे हैं, चल, अरे छोड़ दे। आराम। लेकिन गो तस्करों ने ट्रक फिर भी नहीं रोका और इसके थोड़ी ही देर बाद गोरक्षकों की मदद के लिए पुलिस भी पहुंच गई और मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक गोरक्षक को गोली लग गई।
जिसे इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल लड़के का नाम मोनू है। ये वही लड़का है जो तस्करों का पीछा करने के दौरान गाड़ी चला रहा था। फायर किया जिससे कि मोहित उर्फ मोनू जो मानेसर के रहने वाले हैं और इस रक्षक इसके संगठन के सदस्य हैं, उनको गोली लगी है। हैरानी की बात यह है कि करीब 25 किलोमीटर तक पुलिस और गोरक्षकों को दौड़ाने के बावजूद गो तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए। गाड़ी में लगभग 5 से 7 लोग थे जिन्हें आइडेंटिफाई करने का दावा गुरुग्राम पुलिस कर रही है और उनकी अरेस्टिंग के लिए कई जगह छापेमारी की जा रही है। जबकि जिन सड़कों पर रात के वक्त तस्करों का पीछा किया गया वो न तो सुनसान सड़कें थीं और न ही दूर दराज के इलाकों की सड़कें थीं। गुरुग्राम के इसी रूट पर, क्योंकि इसी सड़क पर बीती रात को गौ तस्करों के यहाँ से जाने की सूचना गौ रक्षकों को मिली थी, जो अपनी गाड़ी से उन गौ तस्करों की गाड़ी का लगातार पीछा कर रहे थे। उसका पूरा वीडियो इसी सड़क पर बनाया गया है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इनके पास पिकअप थी, उसको मेवात से तावड़ू के पास गुरनावर गांव के पास से रिकवर कर लिया गया है। इन लोगों की तलाश जारी है। यूपी के कानपुर में एक आदमी ने अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ घूमते हुए पकड़ लिया और फिर दोनों की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि कई दिनों से महिला अपने पति से छिपकर दूसरे आदमी से मिल रही थी, लेकिन महिला के पति ने उसे लड़के के साथ टैक्सी में घूमते हुए पकड़ लिया और फिर टैक्सी से उतारकर दोनों की घंटे वाले मंदिर में जमकर पिटाई कर दी। भैया रुको, हमारी भाभी घुमा रहा है ये। मारपीट की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच भी महिला का पति उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करता रहा। एक आदमी ने महिला के पति को मारपीट करने से रोकने की कोशिश भी की। बाद में महिला ने भी मारपीट का विरोध किया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस बीच वहां पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद महिला के पति ने मारपीट बंद कर दी। इसके बाद पुलिस सभी को थाने ले गई। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंक के ग्राहकों को साफ कह दिया कि केंद्र सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वित्त मंत्री के इस बयान ने बैंक ग्राहकों की हिम्मत तोड़ दी। पीएमसी बैंक में उसके ग्राहकों के 11,000 करोड़ रुपए फंसे हैं, जिसकी गूंज महाराष्ट्र के चुनाव में भी पड़ने लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को तो इस पूरे मामले में विरोध का सामना करना पड़ा। वो प्रचार के लिए मुंबई के बीजेपी दफ्तर पहुंची थी। इसकी खबर बैंक ग्राहकों को पहले से थी, ऐसे में वो सुबह से ही दफ्तर के बाहर जम गए। जब वित्त मंत्री आई तो उन्होंने विरोध दर्ज भी कराया। वित्त मंत्री ने लोगों को अनसुना किया तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। ये हालत है सरदारों की और ये हर कास्ट का है। इस हंगामे के बीच पीएमसी बैंक के 10 साल से ज्यादा पुराने एक ग्राहक की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें कुर्सी पर बिठाना पड़ा। इसके बाद उन्हें पानी भी पिलाया गया। इस दौरान उनके हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे। छोड़ दो प्लीज छोड़ दो उनको। हंगामे के बीच वित्त मंत्री बैंक ग्राहकों से मुलाकात के लिए तैयार हो गईं, लेकिन इस मुलाकात से भी बैंक ग्राहक को कुछ हाथ नहीं लगा। बायलॉ सिखा दी हमको। बैंक ग्राहकों से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पीएमसी बैंक घोटाला मामले में सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने आरबीआई गवर्नर से भी इस पूरे मामले में बातचीत करने का भरोसा दिया, पर साथ साथ ये भी बता दिया कि इस मामले में सरकार कहीं से भी दोषी नहीं है। Ministry of Finance may have nothing to do with it directly because the RBI is the regulator and they are doing what is by law to be done. वित्त मंत्री के इस बयान ने पीएमसी बैंक ग्राहकों को और गुस्से से भर दिया। अगर आप ओवरनाइट अकाउंट फ्रीज करते हैं, आप ओवरनाइट अकाउंट को रिलीज भी कीजिए। ये जरूरत है लोगों की, ये उनका ये काला पैसा नहीं है। पीएमसी बैंक के ग्राहकों ने केंद्र सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। नियमों के उल्लंघन और गड़बड़ी के मामले में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर पाबंदियां लगाई। यूपी के मऊ में घोसी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजमंगल यादव गाड़ी जब्त किए जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगे। बताया गया चेकिंग के समय उनकी गाड़ी से आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा सामान मिलने पर प्रशासन ने उनकी गाड़ी जब्त कर ली, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी राजमंगल यादव की आंखों से आंसू छलक उठे और वो फूट फूट कर रोने लगे। यही नहीं, रोते हुए वो हाथ जोड़कर अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर पैदल चलते भी नजर आए। इस बीच उनके समर्थकों ने प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में जब कांग्रेस प्रत्याशी राजमंगल यादव से मीडिया ने रोने की वजह पूछी तो उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर पर मारपीट करने का आरोप लगा दिया। मैं रोया इसलिए था कि जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने मुझे बड़ी गंभीर रूप से मारा।
वहीं पुलिस ने राजमंगल यादव की गाड़ी से आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े कई सामान जब्त करने की बात कही। गाड़ी चेक की गई तो उसमें पम्पलेट थे, कैप थे, पोस्टर्स थे जो कि अनऑथराइज्ड थे। घोसी विधानसभा सीट पर 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इसी हफ्ते उत्तर पूर्वी सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तुर्की ने वहां के कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सैनिक अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान को एक तरफा कार्रवाई बताते हुए भारत ने सीरिया में शांति बहाल करने की अपील की, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के 2 दिन बाद ही तुर्की ने सीरिया में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर बम बरसाना शुरू कर दिया। सैन्य अभियान के दौरान तुर्की ने वहां के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ज्यादातर हमले तुर्की के समर्थन वाली सीरिया की सेना ने किए। रात के वक्त भी मिसाइलें दागी गईं। इन हमलों की वजह से कई इमारतें जलकर राख हो गईं। तुर्की की ओर से हमले शुरू होने के बाद वहां रहने वाले लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। सीरिया से सेना हटाने के बाद विरोध झेल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन को फायदा न उठाने की चेतावनी दी। अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही कुर्द समुदाय ने हमले की आशंका जताई थी। हमला शुरू होने के बाद अमेरिका में रहने वाले कुर्द समुदाय के लोगों ने न्यूयॉर्क में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में शराब की दुकान चलाने वाले लोगों ने शराब लेने आए लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि शराब लेने आए 2 लोगों का शराब की कीमत पर दुकानदार से विवाद हो गया, जिसके बाद दुकानदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी पिटाई शुरू कर दी। दुकान के बाहर कई लोग उनसे मारपीट करने लगे। कोई उन पर लाठी बरसा रहा था तो कोई उन्हें घूंसे मार रहा था। काफी देर तक दुकानदार अपने साथियों के साथ शराब लेने आए लोगों के साथ मारपीट करता रहा। इस बीच वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। बाद में पिटाई खा रहे एक आदमी ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मारपीट करने वाले लोगों पर केस दर्ज कर लिया। भट्टी के जो लड़के जो काम करते हैं उनके द्वारा जो उनसे मारपीट की है उनके बताए अनुसार एफआईआर दर्ज कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही एयर इंडिया के विमान से नहीं बल्कि खास तौर पर डिजाइन किए गए एयरफोर्स के विमान से हवाई यात्रा करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम की हवाई यात्रा के लिए 2 नए बोइंग 777-300ER प्लेन खरीदे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों विमान अगले साल जून तक भारत को मिल जाएंगे। अमेरिकी कंपनी बोइंग के ये दोनों विमान उन सभी सुविधाओं से लैस होंगे जो अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 में होती हैं। बताया गया कि ये विमान किसी इमरजेंसी में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। इसके लिए विमान में मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए। इसके अलावा ये विमान दुश्मन के रडार को जाम करने के साथ हीट गाइडेड मिसाइल को भी चकमा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए नए विमानों को उड़ाने का जिम्मा एयरफोर्स संभालेगी, जिसके बाद इन्हें एयरफोर्स 1 का नाम दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्राहकों को अपनी दुकान में बुलाने के लिए दुकानदारों के 2 गुट तलवार लाठी डंडे लेकर आपस में भिड़ गए। इस घटना के बाद वहां हंगामा मच गया। वहीं मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दुकानदारों के दोनों गुट आपस में मारपीट करते दिखाई दिए। कोई तलवार से हमला कर रहा था तो कोई सामने वाले पर लाठी बरसा रहा था। कोई किसी को रोकने की कोशिश में जुटा था तो कोई दुकान में घुसकर मारपीट पर उतारू था। इसी बीच मारपीट के समय एक आदमी जमीन पर गिर गया, जिसे बचाने के लिए उसके गुट के लोगों ने दूसरे गुट पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में दूसरे गुट के लोगों ने भी उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। आदमी तो आदमी, महिलाएं भी मारपीट में शामिल थी। एक महिला ने तो हाथ में डंडा लेकर दूसरे गुट की दुकान पर ही हमला बोल दिया। हालांकि वहां मौजूद उसके घर वालों ने उसे वहां से हटा दिया। दोनों गुटों में हुई मारपीट के बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोग मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश करते भी दिखाई दिए। शी जिनपिंग का भारत दौरा आज से। शी जिनपिंग की भारत दौरे पर आने से पहले हिमाचल के धर्मशाला में आजाद तिब्बत की मांग को लेकर उनकी यात्रा का विरोध करने वाले 9 तिब्बती छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के मेरठ में दशहरे पर शस्त्र पूजा के बाद एक कारोबारी नेता और उसके परिवार का सड़क पर खुलेआम फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया। यूपी के मऊ में घोसी उपचुनाव के समय आचार संहिता का उल्लंघन करने की वजह से वाहन सीज होने पर कांग्रेस उम्मीदवार राजमंगल यादव सड़क पर ही फूट फूट कर रोने लगे और पैदल मार्च निकाला। दिल्ली की नांगलोई में सड़क किनारे लावारिस पड़ी एक नवजात बच्ची की पुलिस कर्मियों ने जान बचा ली और उसका नाम दुर्गा रख दिया। अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले पड़ाव कोमोरोस पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का मोरोनी एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। बिहार की पूर्वी चंपारण में पुलिस ने एक ट्रक से 30 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्जनों मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी का मंदिर बनाने के लिए डीएम को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने दिन दहाड़े एक आदमी को गोली मारने के आरोपी को सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। ओडिशा की खोरधा में एक पुजारी का लोगों के सिर पर पैर रखकर आशीर्वाद देने का वीडियो वायरल हो गया। गुजरात के राजकोट में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के दौरान दमकल विभाग के 7 कर्मचारी घायल हो गए। वहां लगी आग बहुत तेजी से भड़की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर लगी भीषण आग की वजह से वहां जोरदार धमाके हो रहे थे। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर तक उड़ रही थी। वहीं आग से निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। 8 गाड़ियों के साथ दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस बीच फैक्ट्री के अंदर एक केमिकल से भरा टैंकर भी आग की चपेट में आ गया, जिसे दमकल विभाग के कर्मचारी पानी की बौछार कर काबू करते दिखाई दिए। कड़ी मशक्कत के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में दमकल विभाग के 7 कर्मचारी झुलस गए। फ्रांस में पहला राफेल लड़ाकू विमान लेने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत लौट आए। इस बीच राजनाथ सिंह ने राफेल की तारीफ करते हुए साफ किया कि राफेल से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, लेकिन हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हम ना डरेंगे और ना किसी को डराएंगे। राफेल जैसे फाइटर प्लेन मिलने के परिणाम स्वरूप हमारे भारत की वायुसेना की मारक क्षमता, कम्बैट कैपेबिलिटी ये निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन हम अपनी, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे वायुसेना हो, यदि हम उसकी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो किसी को डराने का हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी को धमकाने का उद्देश्य नहीं है। न हम किसी से डरेंगे, न हम किसी को डराएंगे। राफेल की पूजा किए जाने पर हुई बयानबाजी पर भी रक्षा मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि पूजा पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। उन्हें जो सही लगा वो उन्होंने किया। चाहे जिसको जो कहना हो कहे, जो मुझे उचित लगा वो मैंने किया। भविष्य में भी जो उचित लगेगा वो मैं करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शस्त्र पूजा को तमाशा बताने वाले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद और बढ़ गया। रक्षा मंत्री ने विजयदशमी के मौके पर फ्रांस में राफेल की डिलीवरी लेने के बाद शस्त्र पूजा की थी, जिसे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाशा करार दिया था कि ये तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है। डिलीवरी तो नहीं हुआ, अभी डिलीवरी होकर यहाँ आना अभी 6 महीने लगते हैं उसको। खड़गे के इस बयान से नाराज आरएसएस ने कांग्रेस पर सनातन धर्म से नफरत करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने ये बता दिया, दे हेट ओम, दे हेट भगवा, दे हेट हिंदू, दे हेट सनातन। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना है, मानसिक रोग का लक्षण है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी इस मसले पर राजनाथ सिंह का बचाव करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। विजयदशमी के पर्व के अवसर पर भारतीय संस्कृति में शस्त्र पूजा की जाती है, हम भी करते। श्री राजनाथ सिंह जी ने उस दिन शस्त्र पूजा करके कोई जुर्म नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला तेज हुआ तो कांग्रेस अपने नेता के बचाव में कूद पड़ी और उनके बयान का समर्थन किया। हिंदू धर्म की प्रथाओं के प्रति कोई ऐसी संवेदना नहीं इनको सिर्फ दिखाना है। तो ये दिखावे की जो राजनीति करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका हम विरोध करते हैं। जर्मनी के हाल शहर में प्रार्थना कर रहे करीब 100 यहूदियों पर एक आदमी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। लेकिन इससे पहले उसने सड़क पर खुलेआम फायरिंग करके दहशत मचा दी। हमलावर ने यहूदियों की एक प्रार्थना सभा को निशाना बनाया। उसने काफी देर तक एक कार के पीछे छिपकर फायरिंग की। इस दौरान उसके सामने पुलिस वाले भी थे। हेलमेट पहने हमलावर ने पुलिस की फायरिंग से छिपने की कोशिश भी की। कुछ देर बाद वो कार से दूसरी जगह चला गया और सड़क के किनारे हथियार के साथ खुलेआम टहलने लगा। पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची, लेकिन हमलावर फरार होने में कामयाब रहा। Sehen wie eine Frau aus die direkt ist vorbeigegangen am Laden, eine ältere Frau, und hinter ihr kam auf einmal ein Mann. फायरिंग के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी।
हमलावर की तलाश में पुलिस ने दूर दराज के इलाकों में भी पेट्रोलिंग की। आरोप है कि हमलावर ने फायरिंग से पहले यहूदियों के खिलाफ बनाया गया एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा सुबह 11:30 बजे बुलढाणा में होगी। इसके बाद अमित शाह दोपहर 1:15 बजे वाशिम में हुंकार भरेंगे। अमित शाह की आखिरी रैली दोपहर 3:15 बजे अमरावती में होगी। एक दिन पहले अमित शाह ने महाराष्ट्र में 4 रैलियां की और उन्होंने सभी रैलियों में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक चुनावी सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 तक सभी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल देने का दावा किया। मैं बताता हूं 2024 में हम फिर से सरकार बनाने के लिए आपके सामने आएंगे। उसके पहले पूरे देश से एक घुसपैठिए को चुम चुम कर निकालने का काम कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मानहानि के एक मामले में अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट के सामने पेश होंगे। खबर है कि कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से चलकर करीब 12 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर करीब 3 बजे कोर्ट में पेश होंगे। बताया गया कि कोर्ट में पेश होने से पहले राहुल गांधी कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसी साल लोकसभा चुनाव प्रचार के समय राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। इसी मामले में बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवा दिया था। तेजस ट्रेन के बाद रेलवे बड़े पैमाने पर ट्रेनों का संचालन और कुछ रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 150 ट्रेनों को निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी चल रही है और साथ ही 50 रेलवे स्टेशनों को भी वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। इस मुद्दे पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में 400 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में कई और रेलवे स्टेशनों को भी प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जा सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। योगी की पहली रैली सुबह 11 बजे कालका में होगी। उनकी दूसरी रैली दोपहर 12 बजे नारायणगढ़ में होगी। तीसरी रैली दोपहर 2 बजे जुलाना में होगी, जबकि योगी आदित्यनाथ दोपहर 3:30 बजे सोनीपत में हुंकार भरेंगे। मानहानि केस में गुजरात के सूरत की अदालत में पेश हुए राहुल गांधी ने गुनाह कबूल करने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादास्पद बयान देने के मामले में राहुल गांधी पर गुजरात में 3 केस चल रहे हैं, जिनमें एक केस सूरत की अदालत में चल रहा है, जहां पेशी के लिए राहुल गांधी सुबह सुबह पहुंचे। राहुल गांधी करीब 15 मिनट तक अदालत में रहे और सुनवाई के दौरान गुनाह कबूल करने से इनकार कर दिया। और जाहिर सवाल आपने जो मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, ये सब बताया उसने। वो इसके बारे में उसको पूछा तो फिर गिल्टी और नॉट, उसने बोला नॉट गिल्टी। राहुल गांधी की तरफ से अदालत में पेशी से छूट देने के लिए अर्जी भी दाखिल की गई, जिस पर 10 दिसंबर को सुनवाई होगी। 10-12 को डेट दिया है, वो डेट को राहुल जी को आने की जरूरत नहीं है और उस दिन वो जो परमानेंट एग्जम्पशन का अर्जी है उस अर्जी की हियरिंग होगी। पेशी के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से कोई बात नहीं की और उनका काफिला एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। इस दौरान उन्होंने गाड़ी के अंदर से ही सड़क के किनारे खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हालांकि पेशी से पहले राहुल ने एक ट्वीट जरूर किया और इस पूरे मामले को विरोधियों की उनको चुप करने की साजिश करार देते हुए सत्यमेव जयते लिखा। जबकि पेशी के दौरान राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे अहमद पटेल केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। तो जो है पावर डाइजेस्ट नहीं हो रहा। कुछ लोगों का हाजमा जो होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमजोर होती है। तो सेंटर में लग रहा है कि दूसरी बार जीत के आए हैं तो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी को अहमदाबाद की कोर्ट में भी पेश होना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 13 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। इस बीच बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद रहेंगे। एमपी के ग्वालियर में दशहरे पर होने वाली शस्त्र पूजा के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने हथियार लहराते हुए खुलेआम फायरिंग की। 2 दिन पुराने इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। क्योंकि हाथों में वीएचपी और बजरंग दल के झंडे लिए ये कार्यकर्ता वीडियो में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करते दिखे, जो लगातार भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। इन कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजा के दौरान रैली भी निकाली, जिसमें आगे चल रहे कुछ लोगों ने हाथों में एक बैनर पकड़ा हुआ था, जबकि कुछ ने वीएचपी और बजरंग दल के झंडे तो कुछ ने हाथों में हथियार लिए थे।
जिन्हें हवा में लहराते हुए ये लोग सड़क से गुजर रहे थे। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे। इन कार्यकर्ताओं ने एक या दो बार नहीं बल्कि नारे लगाते हुए भीड़ के बीच कई बार हवाई फायरिंग की। बाद में पुलिस ने शस्त्र पूजा के नाम पर हवाई फायरिंग और हथियार लहराने के मामले में बीएचपी और बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज चंडीगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस मौके पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी मौजूद रहेंगी। माना जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 24 घंटे में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा कर सकती है। मुंबई के पास भिवंडी में सड़क पर गड्ढों की वजह से हुई एक डॉक्टर की मौत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बीती रात 23 साल की तानिया नाम की एक डॉक्टर का स्कूटर सड़क के गड्ढों की वजह से गिर गया और एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे तानिया की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके के लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने भिवंडी वाड़ा हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल रहीं, जिन्होंने प्रशासन पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। रोड को उन्होंने जाम कर दिया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से कल की घटना हुई थी उसके बाद लोग गुस्से में आ गए थे। पूरे भिवंडी वाड़ा रोड के पर जो हाईवे का इलाका है उस पर तमाम गड्ढे हैं। जिस कंपनी पर सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी है, गुस्साए लोगों ने उसके खिलाफ काफी देर तक नारेबाजी की। लोगों के हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची। जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। आज तक किसी सरकार ने या सुप्रीम कंपनी ने या प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी ऑफिसर ने किसी ने इसकी दखल नहीं ली। उसमें पुलिस प्रशासन ने भी आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। सड़क की मरम्मत के लिए जिम्मेदार कंपनी पर कार्रवाई की मांग करते हुए लोगों का धरना काफी देर तक चलता रहा और उन्हें समझाने की पुलिस की सारी कोशिशें बेकार रहीं। लोगों का आरोप है कि सड़क पर गड्ढों की शिकायत कई बार प्रशासन से की गई, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से बीती रात 23 साल की तानिया को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों का प्रदर्शन इस बात पर था कि पुलिस सड़क की मरम्मत करने वाली कंपनी पर केस दर्ज करे, लेकिन केस दर्ज करना तो दूर, इस मुद्दे पर न्यूज 18 के सवालों से पुलिस बचने की कोशिश करती नजर आई। जो घटना हुई है किसके किसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? या अभी ये टाइम नहीं है बोलने का। पहला ये हमारा लॉ एंड ऑर्डर का मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सर जो घटना हुई है लोग गुस्से में हैं, क्या एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है? तब आप आ जाओ, मैं बाद में देता हूँ सर। पुलिस के अलावा राज्य सरकार और प्रशासन पर भी लोगों का गुस्सा फूटा। हर प्रशासन बोलेगा हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया है, लेकिन कोई अपना ये नहीं करता है। हर कोई ये बस खाने के लिए आता है, यहाँ पे पैसा कमाता है। जिस जगह हादसा हुआ था वहाँ के हालात काफी खतरनाक दिखे। गड्ढों की वजह से बड़े बड़े ट्रक भी धीमी रफ्तार में गुजरते नजर आए। रोड पर किसी भी प्रकार की स्ट्रीट लाइट नहीं है। आप देखिए ये ट्रक गुजर रही है, किस तरह से स्लो हो जाती है। जैसे ही गड्ढा आता है किस तरह से गाड़ियां जो है वो स्लो हो जाती है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि लोगों ने कंपनी को भी आरोपी बनाने की मांग की।